हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म जीनियस माइंड। आप सब लोगों का स्वागत है। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। आज आप लोगों को मैं स्पेशल थैंक यू करती हूँ क्योंकि 1 साल हो चुका है। आज पूरा 16 जनवरी है और मुझे पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले मैंने चैनल शुरू किया था। 2500 से ज़्यादा पेरेंट्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं। मैंने बहुत पॉजिटिविटी महसूस करी इस चैनल को। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे उतना आइडिया नहीं था और आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि जब आप सवाल करते हो तो मैंने थियोरेटिकली भी बहुत पढ़ा ऑटिज़म को, क्योंकि आप लोगों के जब सवाल आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली, कि प्लीज़ दूसरे चैनल के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट ना करें और किसी दूसरे पेरेंट को जज ना करें और किसी के बच्चे को जज ना करें, क्योंकि आप लोग कई बार दूसरे चैनल्स के बारे में बात करते हो और फिर कई बार आप नेगेटिव कमेंट्स करते हो उनके बारे में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। पर्सनली सबकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि सब अपने अपने एफर्ट से अपने बच्चों को पर काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं ऑटिज़म के टाइप के बारे में बात करूँगी। मतलब ऑटिज़म कितनी तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑटिज़म 2 ही तरह का होता है, या तो क्लासिक ऑटिज़म होता है या वर्चुअल ऑटिज़म होता है। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो डॉक्टर और थेरेपिस्ट होते हैं वो वर्चुअल ऑटिज़म को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जो बच्चे में ऑटिज़म होता है, जिस बच्चे में, वो जन्म से होता है। तो आज इस चीज़ को भी थोड़ा समझेंगे कि वो क्यों नहीं मानते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म होता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि ऑटिज़म कितने तरह का होता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा आती है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे बच्चे से इतना डिफरेंट क्यों होता है। कुछ बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत बहुत बेहतर हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसा क्यों नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम बात करेंगे ऑटिज़म के टाइप के बारे में। तो ऑटिज़म जो है वो 5 तरह का होता है। ठीक है, तो ऑटिज़म का जो पहला प्रकार होता है वो होता है एस्पर्जर सिंड्रोम। इसे लेवल 1 ऑटिज़म भी कहा जाता है। इन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल बच्चों जैसा होता है। इनकी लैंग्वेज भी डेवलप हो जाती है। ये बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को सोशल होने में। ये बच्चे सोशल ज़्यादा नहीं होते हैं और दूसरे लोगों के इमोशन नहीं समझ पाते हैं। पीयर ग्रुप में का हिस्सा नहीं बनते हैं। अगर हिस्सा बनेंगे भी तो उनको सिर्फ अपनी टेंशन रहती है। मतलब वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने पर ही ज़्यादा जोर देंगे। दूसरों के इमोशन ना वो समझेंगे, ना उनको उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है कि इन बच्चों के अगर आप रूटीन चेंज करोगे तो रूटीन चेंज करते ही उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो विराज को भी एस्पर्जर सिंड्रोम है। और अगर हम स्पीच देखें तो वो मोनोटोनस होती है। मतलब वो रोबोटिक से बोलते हैं। अपने अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं तो वो अपने आप को पहले इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मुझे ये करना है। तो वो बड़े रोबोटिक से होते हैं। इमोशंस उनके बहुत कम समझ आते हैं। मतलब अगर वो कुछ बोल भी रहे तो उनकी बातें ऐसी होती है कि उसमें कोई फीलिंग नहीं है। बहुत कम ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो सेकंड है वो होता है कैनर सिंड्रोम, या जिसे हम क्लासिक ऑटिज़म भी कहते हैं। क्लासिक ऑटिज़म में वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो हम ऑटिज़म में हमें देखने को मिलते हैं। बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होगा, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बच्चा सोशल नहीं होगा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, बच्चा हाइपर एक्टिव होगा। तो वो सारे ही जो मतलब ऑटिज़म के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर मिलेंगे। मतलब क्लासिक ऑटिज़म में बच्चे में वो ज़्यादातर मिलते हैं। बच्चे की सोशल स्माइल नहीं होती है और वो किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को दिखा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, और ना ही उन बच्चों को किसी से लगाव होता है। तो ऑटिज़म का जो क्लासिक जो ऑटिज़म होता है वो एक तरह से सबसे पुराना ऑटिज़म है। या सबसे एक चीज़ और देखी जाती है कि बच्चे को किसी एक टॉय से या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। कोई खिलौना हो सकता है, कोई ऐसी घर में चीज़ हो सकती है कि बच्चे को उससे इतना ज़्यादा लगाव होगा कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहेगा। ये भी एक क्लासिक ऑटिज़म का ही बहुत बड़ा साइन होता है कि वो किसी एक चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव करेंगे कि उसको इंसानों से वो लगाव नहीं है जो उसे एक स्पेसिफिक चीज़ से हो गया है। नेक्स्ट है रैट सिंड्रोम। रैट सिंड्रोम जो होता है वो ज़्यादातर लड़कियों में होता है और बहुत ही कम एज में 6 से 18 महीने की उम्र में ही रैट सिंड्रोम बच्चे में समझ आ जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो यहाँ से सर होता है वो थोड़ा छोटा रहेगा,
यहाँ से उसका जो ये सर का जो पूरा सरफेस है वो थोड़ा ऐसे दबा हुआ सा रहेगा। तो बच्चे को देखकर भी आप समझ सकते हो, इन बच्चों में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। मतलब बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम तो रहेगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो रहेगा, इसके साथ साथ बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम भी होती है। उसमें एपिलेप्सी पाई जाती है, बच्चे को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक बच्ची को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जब मैं विराज को लेके जाती थी वो बच्ची खड़ी भी नहीं हो पाती थी, मतलब उसको साथ में एपिलेप्सी भी थी। और रैट सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे को जो फिज़िकली उसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वीक होता है। इन बच्चों का माइलस्टोन डिले रहता है और बच्चे को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं। मतलब ऑटिज़म में जो है वो तो है ही उनको प्रॉब्लम, साथ में उनको क्योंकि फिज़िकली भी प्रॉब्लम है तो बच्चे को नींद का भी प्रॉब्लम रहेगा। बच्चे के मोटर जो स्किल होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर फिज़िकली प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। फोर्थ होता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर होता है इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको आपके शायद एक सवाल का जवाब मिलेगा। ये जो ऑटिज़म होता है इसका पता थोड़ा लेट से चलता है, और ये बच्चे में क्या होता है कि 2 साल की उम्र तक बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसके सारे जो उसके माइलस्टोन है वो टाइम पर उनको अचीव कर लेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल से 2.5 साल से ऊपर जाता है वो बच्चा जो है वो चीज़ें भूलने लगता है, वो बैक होने लगता है। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, स्पीच आ गया था, लैंग्वेज आ गई थी, सब कुछ आ रहा था बच्चे को जितना उसकी उम्र के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारा बच्चा सब कुछ भूलने लग गया। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि शायद इसी वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो वर्चुअल ऑटिज़म को नहीं मानते हैं। क्योंकि जो ये लोग ये कहते हैं ना कि हमारा बच्चा पहले ठीक था, लेकिन हमने स्क्रीन दिखाई तो स्क्रीन की वजह से हमारा बच्चा जो है वो बैक होना स्टार्ट हो गया, या वो अपने में लॉस्ट होना स्टार्ट हो गया इसी वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 2 साल की उम्र तक ठीक था, बच्चे में ऑटिज़म था। ये जो ऑटिज़म होता है, जो ऑटिज़म का ये प्रकार होता है, वो ऑटिज़म बच्चे में था पहले से, लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो लेट से आते हैं। तो ये आप इसको और इसके बारे में जानिए और पढ़िए इसके बारे में, ये भी ऑटिज़म बच्चों में होता है। तो बहुत, क्योंकि मुझे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में, डॉक्टर वर्चुअल ऑटिज़म को नहीं मानते हैं। और अगर आप इस तरह से सोचो, देखो स्क्रीन बच्चे को नुकसान करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म नहीं होता है, डॉक्टर ये मानते हैं। बच्चे में जो चीज़ें पहले से थी, अगर बच्चे को ऑटिज़म होगा और आपने उसको स्क्रीन भी अगर दिखाना स्टार्ट कर दिया तो वो चीज़ें उसमें और कई गुना लेवल तक बढ़ जाएगी, लेकिन स्क्रीन से ऑटिज़म नहीं होता है। ठीक है। और जो लास्ट है वो होता है PDD, यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है सोशली थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बच्चे को बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑटिज़म में होती हैं वो इन बच्चों में नहीं होती है। जैसे बच्चों में स्पीच होगा, बच्चों का आई कांटेक्ट होगा, बच्चों का बहुत सारी चीज़ों में बच्चे नॉर्मल बच्चों के जैसे होंगे और उनके आसपास होंगे, बट यस सोशली बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो इसको ऑटिज़म का लाइट वर्जन माना जाता है। तो अब आप ये देखिए कि आपके बच्चे को किस तरह का ऑटिज़म है। बच्चे को बेसिकली समझना है, उसकी चैलेंज को समझना है, उसके टाइप को समझना है, उसके बाद आप बच्चे पर बहुत बेहतर काम कर पाओगे। थैंक यू।